मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रगति का 8 वर्षों का लेखा जोखा पेश किया। सीएम योगी ने कहा है कि सपा के वक्त मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता थी, किसान परेशान था, पलायन था, गरीब के अभाव जो है वो उसमें दम तोड़ रहे थे बच्चे, और भाई भतीजावाद कल्चर हावी हो गया था। अब अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पिछले 5 वर्षों ने यूपी अब बीमारू नहीं रह गया, बल्कि सरप्लस स्टेट के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कृषि, निवेश, वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, युवा और महिलाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ का खास फोकस रहा। हालांकि समाजवादी पार्टी योगी सरकार के आरोपों और उपलब्धियों को नकारती है और बीजेपी की सरकार को नाकाम सरकार बताती है, लेकिन इतना तो तय है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में भी इन्हीं चुनौतियों से निपटने के बारे में बात की है। मायने ये है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फिलहाल दोनों ही चुनावी रणनीति इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि फर्क इतना है कि जहां बीजेपी इस विकास को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ जोड़ती है, तो वहीं सपा पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। अब देखना है कि लगभग समान मुद्दों पर कौन सा दल 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता का भरोसा जीत पाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने न्याय, समता और बंधुता के जिस उद्देश्य को लेकर के भारतवासियों को यह संविधान दिया था, यह संविधान अपनी देश के अंदर लागू होने के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और 75 वर्ष की शानदार यात्रा के साथ भारत के संविधान ने हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ने के जिस आह्वान के साथ हर भारतवासी का आह्वान किया है, हम सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का सम्मान करते हुए, उनके प्रति आदर का भाव रखते हुए, उसके अनुसार अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों के साथ जुड़े देश की स्वाधीनता दिवस का यह एक महत्वपूर्ण संकल्प हम सब उत्तर प्रदेश वासियों के लिए होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की प्रगति का 8 वर्षों का लेखा जोखा जो है वो जनता के सामने रखा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातों का जिक्र किया और ये भी बताया कि पिछले सरकारों में क्या होता था। आज इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शम्सी आजाद जी हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है शम्सी जी आपका। और साथ ही अतुल यादव जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत शम्सी आजाद जी आपके साथ ही करते हैं। सही से किस तरह से देखते हैं ये 8 सालों का लेखा जोखा जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पेश किया, जनता के सामने रखा? क्या वाकई ये वो लेखा जोखा है जिसके आधार पर एक बार फिर से सरकार बनाने का दम भर सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं? नमस्कार आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे हैं हमारे भाई को भी नमस्कार। जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार सदन में लगातार हो रही कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के विकास के समीक्षा के उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में जनता को बताया, तो उसी से साफ नजर आता है कि प्रदेश की जनता की जो मांग थी, जो उम्मीद थी, जो मुद्दे थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी कितनी कारगर साबित हुई और कहां तक उसको पूरा किया है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है, उनका आत्मबल देखा जा रहा है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता दिख रहा है, तो उसकी एक मिसाल आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से घर घर तिरंगा आपने जो घर घर तिरंगा यहाँ पर भारतीय जनता, और आपने देखा कि जहाँ कभी तिरंगा फहराया नहीं जाता था, जहाँ के लोग बचते थे, लाल झंडे जरूर लेके वो चलते थे, लेकिन भारत का तिरंगा फहराने में उनको शर्म आती थी। आज उन्होंने भी बढ़ चढ़कर के तरीके से तिरंगा फहराया और आज विश्व में पूरा जो है भारत देखा जा रहा है और आज विश्व की निगाहें भारत पे लगी रहती है कि भारत का क्या फैसला हो, चाहे रूस और यूक्रेन युद्ध रहा हो, चाहे आपका इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध रहा हो, चाहे ईरान का इजराइल का युद्ध रहा हो, सभी चीजों पर
चाहे वो टैरिफ की बात की जाए, सभी चीजों पर विश्व जो है उसकी निगाह भारत पर लगी रहती है कि भारत क्या फैसला करता है। तो उसकी यही वजह है कि आज भारत जो है सशक्त हो चुका है, भारत आज मजबूत हो चुका है। उत्तर प्रदेश की बात अगर करेंगे तो आपने देखा कि अभी भीषण गर्मी का प्रकोप चल रहा था, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर निर्बाध रूप से पूरी तरीके से विद्युत व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलाई गई, और जहाँ कई बार कमियां पाई गई उनको जो है अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, वहाँ पर जो है तुरंत जो है विद्युत व्यवस्था बहाल की गई। अपराधियों के बारे में अगर कही जाए तो आज उत्तर प्रदेश में जहाँ पहले पूर्वांचल गाजियाबाद और गाजीपुर की तरफ महिलाएं सफर करने से डरती थी, उनके परिवार के लोग उसको मना करते थे कि नहीं, पूर्वांचल की तरफ रात में नहीं जाना, अकेले नहीं जाना है, परिवार उत्तर से लेके जाना, संगठित होकर जाना है। तो आज आप देख सकती हैं कि कनेक्टिविटी की वजह से, सुरक्षा की वजह से आज महिलाएं और बेटियां अकेले यात्रा कर रही है, सफर कर रही है, और कहीं पर भी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से बच्चे विद्यालय जाते थे तो डर रहता था परिवार वाले को कि बच्चे लौटेंगे कि नहीं, उनका कहीं अपहरण न हो जाए, आज वो चीजें खत्म हो गई है। छोटे से छोटा मकान बनता था तो माफिया गुंडा राज लेने के लिए पहुंच जाते थे, आज वो माफिया राज समाप्त हो चुका है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में जो कनेक्टिविटी है, आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट है उसको देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो रोजगार के नए आयाम खुले उसको देख लीजिए, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सारी चीजों के बारे में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने किए वादों को 80% पूरा किया, जिसकी वजह से आज प्रदेश की जनता चाहती है कि जिस तरीके से तीसरी बार देश में मोदी सरकार आई है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार योगी सरकार आएगी, जो है हमारा आत्मविश्वास। ठीक है अतुल यादव जी, देखिए तो कह रहे हैं ये जो लेखा जोखा पेश किया है उसके आधार पर एक बार फिर से हम सरकार बना रहे हैं। कह रहे पहले की सरकारों ने क्या किया वो सभी ने देखा। सीएम योगी का भी कहना है कि सपा के वक्त तो मूलभूत सुविधाओं का टोटा था, सरकार में उदासीनता थी, किसान परेशान था, पलायन था, गरीबी के अभाव में जो बच्चे हैं वो दम तोड़ रहे थे, भाई भतीजावाद हावी था। ऐसे में अब तो हालात बहुत बेहतर हैं। सर आवाज नहीं मिल पा रही है आपको, अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही सर। आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज जी। जनता तक नहीं पहुंच पा रही तो सब्सक्राइब में क्या करेंगे? मोबाइल से अनम्यूट करिए वहां से। नहीं चलिए नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश आपसे करते हैं अतुल जी, लेकिन मैं एक बार फिर से आपका रुख करती हूँ शम्स जी। देखिए जो हालात और जो स्थितियां हैं, विपक्ष लगातार इन तमाम सवालों पर खड़े करता है सवाल, और ये कहता है कि देखिए बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है, कानून व्यवस्था को जिसको ढोल पीटती है सरकार की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई, दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है, और उसके बाद अगर आप ये कहें कि नहीं जी देखिए जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम तो जी अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, हम तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बाढ़ के जो हालात है वो बता रहे हैं कि कितनी व्यवस्थाएं सरकार की थी, ऐसा तो नहीं है। कह रहे हैं हर व्यवस्थाओं की पोल खुल रही है इस वक्त। जो अपराध संगठित रूप से किया जाता था, ये काफिला चलता था, बंदूक की संगीनें गाड़ी की खिड़कियों से बाहर रहती थी, विशेष नंबर की गाड़ियां चला करती थी, उनके लोग अपना मार्केट से वसूली किया करते थे, तो वो सारी चीजें तो आज समाप्त हो चुकी है। अब किसी की जाति दुश्मनी है, किसी का आपसी झगड़ा है, अगर उसने अपराध किया है पहले से अगर पता हो तो सरकार उनको तुरंत रोक ले। जब तक अपराध होने जाता सरकार को पता नहीं चलता। अपराध होने के बाद क्या किसी अपराधी को छोड़ दिया गया? तो अब ये बताइए क्या उनको सजा नहीं दी गई? आपने देखा कि अभी लखनऊ में 3-4 वारदातें ऐसी हुई है जिसमें छोटी बच्ची से बलात्कार की बात भी थी, हत्या की बात भी थी, अपहरण की बात भी थी, लेकिन उसमें तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी पुलिस ने किस तरीके से त्वरित रूप से कार्रवाई किया और उनका बाकायदा एनकाउंटर किया। कई लोग मारे गए, कई लोगों के पैर में गोली लगी और उसके बाद उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा गया। ठीक है मैं लौटती हूँ शम्सी जी। अतुल जी अभी हमारे साथ जुड़ गए। अतुल जी आवाज मिल रही है आपको? जो 8.5 साल के माननीय योगी जी की सरकार हो चुकी है, और माननीय योगी जी की सरकार में कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई कार्य ना हो जो भारतीय जनता पार्टी गिना पाए। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा जाति की राजनीति करी गई, धर्म की राजनीति करी गई और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का शोषण किया गया। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, अभी हमारे भाजपा के साथी बता रहे थे बलरामपुर में दौड़ती सड़क पर एक बालिका भूख बधिर भाग रही है, उसके साथ दुराचार की घटना हुई। ये 3-4 दिन की घटना है, कोई बहुत ज्यादा दिन की घटना तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधी
के हौसले इतने बुलंद हैं कि सड़क पर दौड़ा करके बालिका के साथ उसको ले जाकर के उसके साथ दुराचार किया गया। तो ये कहाँ पे, लखनऊ से जो बलरामपुर है बहुत ज्यादा दूरी पे तो नहीं है, और एसएसपी ऑफिस और डीएम ऑफिस और वहाँ पे जो चौकी है मतलब वहाँ पे चौकी के पास की घटना है। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सब देख रही है, समझ रही है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय योगी जी के शासनकाल में किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, और पुलिस जो है ना वहाँ पुलिस को लगना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याएं जस की तर्ज हैं, और इनके शासनकाल में 15-15, 16-16 पेपर आउट हो गए, और भाई ये बखानबाजी कर रहे हैं। 8.5 साल की सरकार में कितने सारे पेपर आउट हुए, और ये जनता ही देख रही है कि मतलब उत्तर प्रदेश में युवा है वो बेरोजगार है, और उसको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। माननीय योगी जी के शासनकाल में पुलिस जो है ना, यही उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी हैं जिनके यहाँ पुलिस जांच देके कार्रवाई करती है। शासन प्रशासन में बैठे लोग, सचिवालय में बैठे लोग, और विभिन्न विभागों में बैठे लोग जाति देखकर क्या लिखते हैं, विशेष जाति यादव, विशेष धर्म मुस्लिम। ये कहाँ का सरकारी कागज बन गया? उस सरकारी कागज भले उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन सरकार की मंशा पे प्रश्न उठता है कि ये जाति देख के कार्रवाई करती है और धर्म देख के कार्रवाई करते हैं। इनसे कोई छिपा नहीं है। वो अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? हम 78 साल स्वतंत्रता मना चुके हैं और 79 और बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे सरकार की क्या स्थितियां हैं। जाति देख के कार्रवाई, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ था कि जाति विशेष? क्या किसी ने कब्जे की बात आती है केवल एक जाति ने करा हुआ है, एक धर्म ने करा हुआ है? ये किस टाइप की संविधान के विपरीत कार्य कर रही है। कार्रवाई हुई ना सरकार की तरफ से, कार्रवाई की गई ना उस पर? क्या ये संवैधानिक आदेश था या मतलब जो सरकार के अधिकारी नहीं, अगर संवैधानिक आदेश होता तो क्या कार्रवाई होती? नीरज दुबे जी, अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि वो जाति देख करके कार्रवाई करने का आदेश जारी करते हैं? और क्या वो आदेश जारी हुआ था या नहीं हुआ था? कितने दिन बाद कार्रवाई हुई थी? क्या तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हुई थी? नहीं हुई थी। सत्ता शासन में कागज फिरता रहा तब जाके कार्रवाई हुई। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा थी। माननीय योगी जी का सजाती बंधु था वो, और माननीय योगी जी का सजाती बंधु था वो। क्या यही सरकार की मंशा है और इसी को 8 वर्षों का काम बताते हैं आप लोग? जवाब दीजिए सर। जो बलरामपुर की घटना में अब सुन लेते हैं ना, टैंक पे लगी है, अब सुन लेते हैं। अगर यही घटना ऐसे मत करिए प्लीज। बालिका के साथ इतनी बड़ी घटना कर दी गई, वहाँ पे बुलडोजर क्यों जलने गया? वो क्योंकि वो ब्राह्मण समाज से आता है। अपराधी सवाल पूछ रहे हैं तो आप सुनिए ना, अब आंसर सुनने की हिम्मत तो रखिए ना सर। बताइए शमसी जी। देखिए, इनको शायद या तो 2017 के बाद से इन्होंने राजनीति शुरू की है। 2017 के बाद इनका जो है दिमाग जो है तो रोशन हुआ है, तब इनको जो है दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 12 से 17 तक का जो रहा है इतिहास, वो एक इतिहास काले पन्नों में, लोग कहते हैं कि सुनहरे अक्षरों में, लेकिन इतिहास के काले पन्नों में दर्ज किया गया है कि जब उत्तर प्रदेश में 56 जिलों में दंगे हुए। कितने जिलों में? 56 जिलों में दंगे। और वो अल्पसंख्यक समाज जिसने इनको अभी जो फतेहपुर में जो फतेहपुर की घटना है, जो आपके लोग जो है उसमें ज्यादातर ब्राह्मण है, राजपूत है, अन्य जातियां हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। जो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद विभिन्न संगठनों से है, उन पर क्या कार्रवाई की? आपके लोगों से क्या मतलब है? अतुल जी एक सेकेंड, आपके लोगों से क्या मतलब है? आपके लोग ब्राह्मण है, राजपूत है, अन्य सवर्ण जाति, मतलब सवर्ण जाति आपके लोग नहीं है क्या? अतुल यादव जी सर, आपकी आवाज फिर चली गई है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सर। उत्तर प्रदेश में जो जाति व्यवस्था है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के द्वारा जो जाति चीजें करी जा रही हैं, ये भविष्य के लिए खतरनाक साबित होंगी। और उन्होंने जात देखकर जो कार्रवाइयां करी जाती नहीं, आपने कहा आपके लोग ब्राह्मण, आपके लोग राजपूत, आपके लोग जो सवर्ण जाति है, आपके लोगों से क्या मतलब है? मुझे थोड़ा समझा दीजिए। आपके लोग मतलब ये कि वो पीडीए में नहीं आते तो वो आपके लोग नहीं है? इसको कैसे कैटेगराइज कर लिया आपने? आपके इनके कौन से हैं और इनके कौन से हैं? जो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के आह्वान पर जो लोग गए थे, तो किसके होंगे वो? किस पार्टी के होंगे? आपने बोला आपके लोग ब्राह्मण, आपके लोग दलित, आपके लोग ब्राह्मण, आपके लोग राजपूत। ये बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता बैठे हुए हैं उनको डिनोट करते हुए बोली कि आपके लोग वहाँ पे थे, उन पे पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? जो फतेहपुर में जो वो मकबरे में गए थे, तोड़फोड़ करी, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे दंगा फसाद किया और वहाँ पे जो लोगों को मतलब डराया धमकाया, वहाँ पे तोड़फोड़
जो किसी का पूजा स्थल है या धार्मिक स्थल है उस पर इस प्रकार की कार्रवाइयां कैसे हुई? जब पुलिस ने नामजद 150 लोगों का 10 लोगों का नाम लिया तो माननीय योगी जी की पुलिस वहां पे अरेस्ट क्यों नहीं कर रही? किसी की अभी तक क्या गिरफ्तारी हुई है? नहीं हुई है। तो ये किसके लोग थे? मतलब आपसे तात्पर्य मतलब वहां पे भारतीय जनता पार्टी से है। आपने ब्राह्मण और राजपूतों का नाम लिया ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा है कि क्या वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? अगर ऐसा है तो भी स्पष्ट कर दीजिए सर। जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो कभी भी वो समाजवाद में विचार समाजवादी पार्टी की जो हमारी जो अनुशासन है उसमें रहते हैं, ना कि वो कभी किसी इस प्रकार की घटनाओं में रहते हैं। जो भी चाहे वो हमारे चाहे पीडीए का ही अंग है, अपर कास्ट के जितने भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं वो समाजवादी विचार के साथ चलते हैं, लोहिया जी के विचारों के साथ चलते हैं और सभी धर्मों का आदर करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे वो हमारी पिछड़ी जाति के हों, चाहे उसमें दलित समाज के हों, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हों, चाहे वो उसमें अपर कास्ट के हों, उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, अन्य कास्ट भी सभी लोग हैं। लेकिन जो लोग अन्य जो दलों जो इस टाइम सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं किस प्रकार की भावना रखते हैं, उन्होंने जाकर के उस मकबरे में तोड़फोड़ करी, तो क्या यह उचित है? क्या पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई ये तो कह रहे हैं ना कि आपके दौर में, आपके वक्त में आप अपराध और अपराधी दोनों ही बेलगाम थे, किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। ये जो मीडिया जो अपर कास्ट का एक मीडिया वर्ग है, कभी भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, एक जात विशेष का कब्जा है मीडिया में और वो लोग पिछड़ी जात से आने वाले मुख्यमंत्री चाहे उसमें कोई भी हो उसको बदनाम करने की कोई ऐसा मीडिया से कुछ हो जाता है क्या? आम जनता में क्या छवि जा रही है, बात तो उसकी है ना। कभी भी मैं खुल के बोलता हूँ, अगर हम मीडिया उठा के कोई सा भी देख लें उसमें वही बात, अब आपसे कुछ नहीं हो पाया तो घूम फिर के मीडिया पे आ जाइए। मीडिया क्यों नहीं, मीडिया तो दिखाता है ना। मीडिया क्या दलित कितने दलित अपना चैनल आपने खोल लिया यूट्यूब चैनल, उस पर चलाइए ना जो चला पाए। आपने जो यूट्यूब चैनल खोला है उस पर चला लीजिए जो आप चलाना चाहते हैं, वो तो आपका खुद का चैनल है ना, उस पर चला लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, वो ना समझ रही हो या जान नहीं रही हो। सर कुछ गलत दिखाया जा रहा है तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले लीजिए ना, कानून का दरवाजा खटखटाइए, अदालत चली जाइए। कौन सा चैनल गलत दिखा रहा है आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सारा ठीक है आप चैनलों पे फोड़ देंगे। बता दीजिएगा क्या चैनलों में अभी भी अपर कास्ट मुद्दे से मत भटकिए सर, मुद्दे से मत भटकिए। नहीं अपराध और अपराधी बेलगाम थे, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तो सत्ता पक्ष कह रहा है। जातियों के उतने लोग मीडिया में हैं, वही बात घूम फिर के फिर मीडिया में है, मीडिया में कर रहा हूँ। क्या उतने लोग मीडिया में हैं? नहीं है ना। मीडिया में कौन है, उससे आपको क्या करना है सर? मुझे ये बताइए ना, नहीं मुझे ये बताइए ना। ये तो कह रहे हैं कि अपराध और अपराधी दोनों बेलगाम थे, यादवों का बड़ी बड़ी पोस्ट पर कब्जा था। अब बताइए, जरूरत नहीं है मुझे। अब बताइए सर कि यादवों को जो 10वीं पास भी नहीं है उनको नौकरी दी जा रही थी शिक्षक की। कभी ऐसा नहीं हुआ है। यादवों में आप मेरी जात को बदनाम करने के लिए आपका चैनल बैठा हुआ क्या? या यादवों में पढ़े लिखे लोग? मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ सर। अभी सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव जी ने कितनी अच्छी बहस करी। क्या बात करते हैं आप लोग? यादव के पीछे पड़े रहते हैं आपका चैनल। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ सर। आरोप आप लोगों पे लगते हैं। नहीं, आपने कैसे कह दिया यादवों का 10वीं पास? सर मैं आरोप की बात कर रही हूँ। आपका चैनल क्या यादव अतुल जी चिल्लाने से हो जाएगा क्या? आप अपने आप को सही साबित कर लेंगे? ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। आज जन्माष्टमी का दिन है, आप तो यादव ब्राह्मण लोग यादव पीछे पड़े हुए हैं, अयंकर यादव पीछे पड़े हुए हैं। ये कोई अच्छी बात है? नेहा दुबे जी, अतुल जी चिल्लाने से आप अपने आप को सही और मुझे गलत साबित कर देंगे क्या? मेरा सीधे से सवाल ये है कि आरोप लगते हैं आप लोगों। आप सुनिए ना, सवाल सुनिए ना, सवाल नहीं सुन रहे हैं आप। आरोप आप लोगों पर लगते हैं कि आपने एक विशेष जाति को, एक विशेष धर्म को सहूलियत दी। कभी नहीं दी। हमारे जो लैपटॉप बांटे गए, क्या उसमें ब्राह्मण को बच्चे नहीं थे? क्या राजपूत समाज के बच्चे नहीं थे? क्या दलित समाज के बच्चे नहीं थे? ठीक है शंसी जी, क्यों फिर आप लोग ये आरोप लगाते हैं? ये तो कह रहे हैं हमने सभी को तवज्जो दी है, आप लोग क्यों ये आरोप लगाते हैं? लखनऊ आगरा से क्या यादव चल रहे? क्या मुस्लिम चल रहे? उसमें ब्राह्मण नहीं चल रहे? राजपूत नहीं चल रहे? क्या कौन सी जाति नहीं चल रही उसमें? ठीक है जवाब दीजिए शंसी जी जल्दी से। देखिए बाकायदा आपने देखा होगा इससे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा सदन में दिखलाया था कि तरीके से 56 जिलों में अधिकारी जो थे वो उसी वक्त थे। थानों की लिस्ट भी जारी की गई थी और जिलाधिकारियों की भी लिस्ट जारी की गई थी, पुलिस अधीक्षक की भी लिस्ट जारी की गई थी कि एक विशेष वर्ग को लगातार जो है
जो है प्रमोट किया जा रहा था और उन्हीं को गति दी गई। अब एक बात इनकार नहीं कर सकते क्योंकि वो वहाँ बाकायदा लिखित रूप में होता है कि आप किस तरह में 2012-17 तक का अगर रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। रह जाती है बात इनके कार्यकर्ताओं की, इनके कार्यकर्ता किस तरीके से आपने देखा तो विधानसभा में इनके बड़े अच्छे मुख्य सचेतक जैसे मनोज पांडे जैसे अभय सिंह जैसे लोगों ने किस तरीके से इनके ऊपर जो है करारा तमाचा मारा, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और जय श्री राम का नारा भी लगाया। बाद में इन्होंने बहुत समय के बाद उनको जो है पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन आज भी वो विधायक बने हुए। तो इस तरीके के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को ये भूल जाते हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया था, लगातार ठेस पहुंचाया था और उनका उसको जवाब भी मिला कि लगातार जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं कहीं जूतों से कहीं थप्पड़ से कहीं जो है अब शब्दों से उनका स्वागत अभी भी किया जा रहा है क्योंकि अभी भी उनकी छवि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की है, उससे वो बात नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सवर्णों पर आरोप लगा रहे हैं, ये क्या कहते हैं ठाकुरों पर और पंडितों पर आवाज उठा रहे हैं। अरे अपनी पार्टी से निकाल दीजिए भाई को, आप जो है ठीक है सर, ठीक है। देखिए आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब उसके बाद 2027 की विधानसभा चुनाव में वाकई किसकी फतेह होती है, क्योंकि इसके लिए आप सभी जोर आजमाइश कर रहे हैं किसकी फतेह होती है और जनता में क्या संदेश किस बात का जा रहा है वो जनता को तय करना है और जनता किसको चुनती है ये आने वाला वक्त बता देगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।